हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम में यानी भौतिकी विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 11 के लिए हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, तो जरूर से विजिट कर लेना सर्च करके। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं वीडियो में साथ के साथ बताते चलूँगा कि इस टाइप के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर वाइज कराऊंगा टॉपिक ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। अब चैप्टर 1 देखते हैं, मात्रक एवं मापन। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है यानी यूनिट पूछ रखी है। यूनिट तो आपको पढ़ के जानी है सभी की, जो मेन जो है मतलब इकाइयाँ हैं उनकी सबकी पढ़ के जानी है आपको। CGS में हो या फिर आपकी जो है SI में हो, दोनों में पढ़ के जानी है। काम की है वो, उनमें से आएगा क्वेश्चन एक दो। तो गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? खालिस्तान को पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। किसको मानते हैं वो बताना है यहाँ पे। यदि कोई भौतिक राशि P = a²b² है और ABC के मापन की प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% और 3% है, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। काम का क्वेश्चन है, इसको इस वाले टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से करके जाना है। वैल्यूज बदल सकते हैं वो, जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे दे दी a³ b³ और इसमें जो है यहाँ पे त्रुटियां सेम ही है प्रतिशत में। यहाँ पे भी हमको जो है त्रुटि जो है ज्ञात करनी है कि अधिकतम जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखो, ये वाला भी सेम है, मतलब एक कंसेप्ट के बेस पे। देखो यहाँ पे a³ था, b³ यहाँ पे b² दे दिया। थोड़ी बहुत जो है वैल्यू चेंज करेंगे और आपको बस कन्फ्यूज किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से करना। सेम कंसेप्ट पे रहेंगे 3 क्वेश्चन ये यहाँ पे। संबंध F = a + bx, जहाँ F बल, x दूरी है, में a और b की विमाएँ ज्ञात करनी है कि विमाएँ क्या होंगी, a और b की वैल्यूज क्या रहेंगी। समान लंबाई के खुले और बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा, वो हमको यहाँ पे बताना है। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, सरल रेखा में गति। एक समान त्वरित गति की परिभाषा दीजिए। एक कण एक समान त्वरण a से सरल रेखा में चलता है। इसका आरंभिक वेग u है, विस्थापन s और अंतिम वेग v है। कलन विधि का उपयोग करके दर्शाइए। v² = u² + 2as। ये वाला अच्छे से करना, ये 3 टाइप के हैं यहाँ पे, और इसमें जो है इनमें से क्वेश्चन कोई सा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे है v² = u² + 2as, ये प्रूव करना है एक ही चैप्टर में एक ही जगह पे। s = ut + ½ at² प्रूव करना है। सेम कंसेप्ट पे सारे कलन विधि से। यहाँ पे भी है, यहाँ पे विमीय रीति से समीकरण है v = u + at, तो ये हमको साबित करना है। ये तीनों सेम से कंसेप्ट पे रहेंगे, तीनों को अच्छे से करके जाना, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है। इस गति का समय वेग और समय विस्थापन का ग्राफ बनाना है। एग्जाम में पेंसिल जरूर लेकर जाना, पेंसिल, स्केल वगैरह, तो ग्राफ बनाने पड़ सकते हैं, वहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस। तो समय वेग और समय विस्थापन दो के जो है आपको ग्राफ बनाने हैं। एक वस्तु एक नियत त्वरण से गतिशील है। एक वस्तु की गति का समय वेग और समय विस्थापन आरेख हमको यहाँ पे बनाना है। एक समान त्वरित गति की परिभाषा दीजिए। एक कण एक समान त्वरण a से सरल रेखा में चलता है। आरंभिक वेग दे रखा है, टाइम दे रखा है, v दे रखा है। कलन विधि का उपयोग करके साबित करना है s = ut + ½ at²। ये वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ना, आगे डेफिनेशन पूछिए आपसे, उसके बाद ये जो ऐड किया गया है ये सेम है। जब आप यहाँ पे जो है ये वाला सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, नीचे भी दे रखा है। तो इस तरीके से ये ऐड कर देते हैं आज स्टेटमेंट, बट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है।
व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो दूरी तो सब आसान है निकालनी, सारों को जोड़ दो। 4 मीटर पूर्व में, 5 मीटर, 4 + 5 और प्लस में 8 मीटर सीधा चला जाता है। तो इसको जोड़ दो, 5 और 4 9 और 8 17, तो 17 जो है मीटर वो जा चुका है। ये तो आपकी दूरी निकल गई। इसी तरीके से विस्थापन के लिए आपको बस इसका ध्यान रखना है, जैसे ये पूर्व दिशा में गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, आगे जब नौकरी वगैरह करोगे तो भी आते हैं इस टाइप से के क्वेश्चन, आपको एग्जाम में मिलते हैं। और अभी सिंपल से हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, एक व्यक्ति है 4 मीटर पूर्व में जाता है। अब आपको डायरेक्शन पता है ना, हाँ चलो मैं बता देता हूँ, नहीं याद हो तो। ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब घुमा लो जहाँ पे घुमाना हो। चलो घुमाते हैं इनको एक बार, ये वाला न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ आपको। ऐसा आसान न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। 4 मीटर पूर्व में चलकर, पूर्व किधर है, इधर, 4 मीटर चला गया, ठीक है चला गया। उसके बाद में ये कहते हैं कि चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 मीटर उत्तर की ओर चला गया। तो 5 मीटर चल, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, 5 मीटर उत्तर की ओर चला गया और वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर, अब दाईं बाईं पता है ना, इधर की बाईं होती है, इधर की दाईं होती है, तो दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा चला जाता है। ऐसे चला गया 8 मीटर सीधा, 8 मीटर। अब व्यक्ति की दूरी तो आपको पता लग गई। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, ये कितनी दूर यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक ये कितना गया है। तो इसमें जो है आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। देखो इसको आधा काट लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा न्यूमेरिकल में सोल्व करने में। मैथ वाला जो कंसेप्ट है ट्राइंगल वाला, वो लगा के सोल्व हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 से है जो है, चैप्टर 3 समतल में गति। अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, उदाहरण भी देने हैं साथ में। समानांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम के बारे में बताइए। दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। इनके परिणामी सदिश का परिणाम और दिशा उनके परिणामों का और थीटा के पद भी निकालने हैं, यानी जो वैल्यूज हमसे पूछी गई सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट बना के देनी है पूरी। यदि दो सदिश राशियां हैं ए और बी वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में निरूपित किए जाते हैं, तो सिद्ध करना है हमको कि परिणामी का परिणाम जो है आपका a² + b² + 2 को ab cos थीटा पूरे का स्क्वायर रूट जो है ये जो है आपका रहेगा, ये बताना है। यदि जो दो सदिश राशियां, ये भी सेम से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जो ये वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे है। देखो यहाँ पे भी आर दे रखा है हमको, वैल्यू दे रखी है आर, यानी परिणामी का सदिश दे रखा है। और उसके बाद में सदिश ए वेक्टर से दिशा भी दे रखी है साथ में। ऐड ऑन चीज़ें हैं ये इसमें, है ना, हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जहाँ ये परिणाम है और ये बीच का कोण थीटा है, तो हमको यहाँ पे भी प्रूव करना है, यहाँ पे भी प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दी गई है हेल्प करने के लिए आपकी। सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम लिखना है। जिस प्रक्षेपण कोण के लिए एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज परास तय करता है उसका मान होता है, तो कितना होता है आपका वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे होता है आई थिंक तो 45 डिग्री होता है प्रक्षेप्य, वो फेंकने वाला आई थिंक ये वाला, तो 45 डिग्री रहेगा आपका। जिस प्रारंभिक प्रक्षेपण कोणों के लिए एक प्रक्षेप्य समान क्षैतिज परास तय करता है उनके मान 30 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। एक प्रक्षेप्य क्षैतिज थीटा कोण पर u वेग से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य के उड़ान काल को निकालना हमको कि उड़ान काल क्या रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक प्रक्षेप्य पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्षैतिज पर थीटा कोण और u वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास आपको ज्ञात करना है। प्रक्षेप्य गति से फेंका जाता है, सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, और यहाँ पे उड़ान काल और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। देखो अगर आप ध्यान देखो, उड़ान काल इसमें था, ठीक है, क्षैतिज परास इसमें भी था, तो इस तरीके से ये कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को करोगे तो ये अपने आप ही हो गया, इसको भले ही मत करना फिर। तो इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे ट्विक कर देते हैं, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर उधर कर देते हैं लोग, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, प्रक्षेप्य के बारे में आप क्या समझते हैं। दर्शाइए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। इस ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय और प्रक्षेप्य का परास ज्ञात करना है आपको। प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं। एक प्रक्षेप्य वैसे फेंका जाता है, सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है। इसमें से जो ये था ना, ये सिद्ध दर्शाइए, ये वाला लॉजिक, तो ये वाला लिखना है यहाँ पे, यहाँ तक का आंसर, ये आगे का जो है इसमें नहीं लिखना रहेगा। तो इस तरीके से घुमाए जाते हैं क्वेश्चन बस इन चैप्टरों में।
यदि किसी सदिश राशि ए वेक्टर को अदिश राशि m से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी सदिश क्या होगा वो बताना है। एक समतल वृत्ताकार पथ पर एक वाहन की गति का वर्णन करते हुए वाहन की अधिकतम गति के लिए आवश्यक सूत्र ज्ञात कीजिए कि आवश्यक सूत्र क्या रहेगा। अगला चैप्टर देखते हैं, गति के नियम। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताना है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? बल के एसआई मात्रक को भी यहाँ पे बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का तो न्यूटन होता है ना। तो घर्षण के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके नियम आपको बताने हैं क्या होते हैं कैसे। स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण में क्या अंतर होता है, दोनों का अंतर गैप बताना आपको। अंतर जब भी पूछे आपसे एग्जाम में टेबल बना के बताना आंसर को, टेबल में पॉइंट बना देना। 3 नंबर का 3 पॉइंट एक साइड में, 4 नंबर का 4 पॉइंट, 5 का 5, जितने भी नंबर का है उतने पॉइंट बना के बता देना होता है। कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो कि है 12 मीटर पर सेकंड है, उसमें बिना परिवर्तन किए उस पर बल लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की सहती जो है यानी तो 0.15 किलोग्राम है तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात करना है कि कितना आवेग उसको दिया गया था। आवेग से क्या तात्पर्य है, आवेग एक सदिश राशि है या अदिश राशि है वो भी बताना है साथ में। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों? ताकि उसका जो बल है वो कम हो जाए वहाँ पे। अब ये जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी के कई सारे मिलेंगे आपको। फिजिक्स में जो है आप टेक्सचुअल क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, इन 2 सब्जेक्टों में टेक्सचुअल क्वेश्चन अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता ही रहा हूँ साथ में आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य हो जाए तो क्या यह आवश्यक है कि वस्तु विराम में ही होगी? या दूसरी स्टेटमेंट है, न्यूटन के द्वितीय नियम का सदिश रूप लिखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते समय सर्पी घर्षण को खालिस्तान घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बेयरिंग से क्या होता है, वो गोल घूमने वाला घर्षण, तो कौन सा है वो? लोटनी की ऐसा अजीब सा नाम है, मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा है। इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, हिंदी में पता नहीं, नाम ध्यान नहीं मेरे को क्या कहते हैं उसको, लोटनी क्या ऐसा ही कुछ होगा, आई थिंक सो। तो इसको जो है मैंने बता दिया। वैसे गोल घूमने वाला जो घर्षण होता है, पहिए में जो घर्षण लगता है गोल घूमते टाइम, तो वो वाला घर्षण लिखना है यहाँ पे। घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। संरक्षी और असंरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है यानी घूम रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल निकालना है। कण के द्रव्यमान, वृत्त त्रिज्या दे रखी है, सब कुछ इन पर निर्भर करता है। अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। तो आपको ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला जो है यहाँ पे डिराइव करके दिखाना है, निकाल के दिखाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है। पिंड पर आरोपित अभिकेंद्र बल का सूत्र और दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ पे भी यही सेम चीज निकालनी थी, यहाँ पे भी सेम सा ही लॉजिक निकालना है, सेम कंसेप्ट सा ही यूज होगा। यहाँ पे भी सेम ही है, एक कण जो है क्षैतिज तल से में वृत्तीयकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, लगने वाले बल वगैरह उनकी वैल्यूज दे रखे हैं, ये आपको यूज करनी है। अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात कीजिए। सेम ही कंसेप्ट रहेगा आपका यहाँ पे। वृत्तीय देखो कक्षा में घूम भी ऐसे ही रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम लॉजिक पे, बस थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ उस चीज़ में। आपको कैलकुलेट ये डिराइव करना सीख लेना, ये वाला काम का है आपका अभिकेंद्र बल वाला। कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा परिमेय का उल्लेख कीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। यदि बल F लगने पर वस्तु की चाल V हो जाती है तो शक्ति का फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे ये। दर्शाइए कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी की बंधी बाल्टी को रस्सी बाहर निकालने में किया गया कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? बस आपको ये बताना है कि ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है। किसी मशीन में कार्य करने की समय दर को उस मशीन की क्या कहते हैं वो बताना आपको। एक गैस की ये जो है डेफिनेशन है एक स्टेटमेंट की, ठीक है। कार्य करने की और समय दर को उसको जो है क्या कहा जाता है हिंदी में वो बताना है। एक गैस को संलग्न चित्र के अनुसार, ये चित्र दे रखा है, इसमें ए बी बी सी और सी ए द्वारा ले जाया जाता है। संपूर्ण चक्कर में नेट कार्य क्या होगा? यानी कि ऐसे घुमा रहे हैं सामान को, किसी को भी, मतलब एक गैस को, तो
जो कार्य है वो कितना रहेगा वो बताना है। यहाँ पे दाब और आयतन आपको दिया गया है साथ में कि इधर ये दाब है, इतना आयतन है। 4.1 जूल कार्य है, खालिस्तान कैलोरी उष्मा के तुल्य है, यानी कि कैलोरी में बदलना आपको इसको। किसी कण पर आरोपित बल F वेक्टर जो है 3 आई कैप है, ये कैप ऊपर लगी होती टोपरी सी, 3 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप कण के विस्थापन S वेक्टर से 5 आई कैप 4j कैप और 3k कैप उत्पन्न करता है। बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात करना है कि बल ने जो है कितना कार्य जो है किया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला करके जाना, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो जो क्वेश्चनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं, उनमें से रिपीट होने के चांसेस पूरे रहते हैं। घूर्णन गति में किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखना है कि फॉर्मूला क्या रहेगा। खालिस्तान जूल कार्य 1 कैलोरी उष्मा के बराबर होता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की खालिस्तान कहते हैं। ये मशीन वाला जो था ना क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये भी सेम ही आंसर रहेगा उसमें भी। जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल उष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है। निकाय द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। कृत कार्य सीख लेना कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह दे सकते हैं इसमें आपको। एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से उष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से रहेगी। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, ये जो है एमसीक्यू, अगर आप देख के आए हो वीडियो तो आपको याद आ गया होगा कि एमसीक्यू में भी था ऐसा क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये जो है 1 नंबर का ही रहता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इजी है निकालना। उसकी गतिज ऊर्जा खालिस्तान हो जाएगी, कितनी होगी। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, यूनिट कन्वर्जन करना है बस आपको यहाँ पे। तो अगला चैप्टर देखते हैं, कणों के निकाय और घूर्णन गति। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसके 2 कण हों। एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसके 2 कण हो। यहाँ पे ये डेफिनेशन इसमें एक्स्ट्रा थी, बाकी ये वाला ऐसे कैसे इसमें टेप सकते हो। और काम का टॉपिक है ये आपका। 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम के 3 कण हैं। इस प्रकार से रखे जाते हैं, यहाँ पे देख लो डायग्राम से, कि उनमें 1 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। तीनों करणों के इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। द्रव्यमान केंद्र का पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह इस पे दिया जा सकता है आपको। R त्रिज्या वाले समांग डिस्क से R/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग काटकर निकाल दिया गया है। इस प्रकार बने वृत्ताकार छिद्र का केंद्र मूल डिस्क से केंद्र से R/2 दूरी पर है। अवशिष्ट डिस्क के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसे किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट भी कीजिए। घूर्णन गति में बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए और इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है, साथ में वो भी दे दीजिए। लंबवत अक्षों की प्रमेय को प्रमाण देकर समझाइए। इसका उपयोग करके एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः पर निकालिए। मूल बिंदु के परितः जो हमको यहाँ पे दे रखे हैं बल जो था ना वो ऐप दे रखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक न्यूमेरिकल देख के आए थे, तो वैसा ये बल दे रखा है यहाँ पे ये। और जिस कण पर लगता है उसकी सदिश राशि जो है दे रखी है यहाँ पे, स्थिति सदिश दे रखी है, I, J और K कैप प्लस में है सारे, तो ये है। अब यहाँ पे आपको बल आघूर्ण जो है कैलकुलेट करना है। अगला चैप्टर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण। केपलर के तीसरे नियम का गणितीय रूप क्या होगा। पलायन चाल क्या है वो समझाए, डेफिनेशन रट के जानिए इन बेसिक सी चीज़ों की। तो पृथ्वी के लिए पलायन चाल का व्यंजक भी निकालना है। पृथ्वी के पिंड से पलायन वेग का सूत्र निकालना है, किस तरीके से होगा वो मतलब डिराइव करके दिखाना है। ठीक है। ब्रह्मांड के पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ही होता है ना, गुरुत्वीय, अरे जो मतलब ग्रहों के बीच में लगता है सूर्य के, वो वाला बल है ये गुरुत्वाकर्षण। आई थिंक ये एक गुरुत्वीय बल है जो पृथ्वी पर लगता है। आई थिंक देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फिर हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है, भूल जाते हैं हिंदी वाली चीज़ों को। मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये, गुरुत्वाकर्षण ही होता है आई थिंक तो हिंदी में ये। किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 4 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल बताना है। फॉर्मूला पता होगा आपको, जी वाला जो फॉर्मूला है वो वाला निकाल के और आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग का मान ज्ञात करना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी की सतह से d गहराई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण तथा पृथ्वी की त्रिज्या के रूप में प्राप्त करना है।
भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होते हैं, इनका एक उपयोग लिखिए। भूतुल्यकाली उपग्रह वे होते हैं जो मतलब ऐसे पोल टू पोल घूमते हैं, है ना, नॉर्थ टू साउथ ऐसे घूम रहे होते हैं, और इनका काम होता है ये जो क्या बोलते हैं वेदर के बारे में जानकारी देना कि गर्मी सर्दी तूफान क्या रहेगा, वो वाले होते हैं ये, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भूतुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, मतलब क्या होता है, 24 घंटे का होता है ये। बल के मूल मात्रक और गुरुत्वाकर्षण मात्रकों के नाम बताइए और इनके बारे में भी लिखिए। दोनों मात्रक एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखते हैं वो भी बताना है। निम्नलिखित समीकरण की जांच विमीय दृष्टि से करके बताइए कि सही है या नहीं कि हाफ एम वी स्क्वेयर जो है एम जी एच के बराबर है, जहां पर एम जो है वस्तु का द्रव्यमान होता है, वी वेग है और जी गुरुत्वीय त्वरण और एच यहाँ पर ऊंचाई है। तो ये आपको बताना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, साबित करके दिखाना है बेसिकली आपको कि ये सही है। एक ग्रह सूर्य के परितः चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है। एक ग्रह है जो आपको दिख ही रहा है डायग्राम से, किस बिंदु पर ग्रह का वेग अधिकतम होगा, तो बताना है कहाँ पर जब से ज़्यादा हो जाएगा। खालिस्तान का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया गया है। किसका मान है ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू किसकी है यहाँ पे, के का मतलब कांस्टेंट वगैरह का होगा ये कहीं ना कहीं, कौन सा, मेरे को तो के याद आया देखते ही ये वैल्यू, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार बुक में, ठीक है। समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, तो वो बताना है। ठोसों के यांत्रिक गुण। प्रतिबल विकृति वक्र की सहायता से प्रत्यास्था सीमा प्रभाव बिंदु ज्ञात करना है हमको। रबड़ की अपेक्षा इस्पात का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है, कारण भी बताना है साथ में। एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध बताना है, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। अल्फा और आर के बीच में यानी आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध बताना है। यहाँ पे देखो ये संबंध वाले जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से खास तौर पे ये वाले जो है पढ़ के जाना, इस टाइप के आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों के बीच में जो है संबंध बताना है, यहाँ पे भी 3 है, हाँ 3 ही है, अल्फा और गामा के बीच में संबंध स्थापित करके दिखाना है यहाँ पे। तो ये जो है इस टाइप सेम सिमिलर से कंसेप्ट रहेंगे चारों क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है एग्जाम में। इस वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, संबंध स्थापित करने वाले टाइप को। अगला चैप्टर देखते हैं, तरलों के यांत्रिकी गुण। बर्नौली की प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। रट दो इसको, तो मतलब रट ही दो इसको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक के मैंने 6 साल से पेपर देख रहा हूँ, 5-6 साल से, एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये बर्नौली की प्रमेय और सिद्ध करनी वो नहीं आई हो। रट दो इसको, बहुत खतरनाक तरीके से रट दो, ठीक है, अगर नहीं रटी हो तो। और वैसे तो स्कूल वाले रटवा ही देते हैं ना। किस किस के स्कूल वालों ने रटवा दिया ये पहले से बताना कमेंट में मेरे को भी। बर्नौली की प्रमेय अच्छे से याद करके जानी है, ये चांस ही जब की बार भी एग्जाम में मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, छोटा नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन आता है सीधा 5 नंबर वाले में, तो अच्छे से याद करके जाना है ये वाला। और चांस ही जब की बार भी मिलेंगे आपको ये वाला क्वेश्चन। द्रव्य के पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए। किसी साबुन के बुलबुले के भीतरी दाब आधिक्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक नाखून यानी जिसको नेल कहते हैं पर 160 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके किनारे पर परिच्छेदन क्षेत्रफल जो है इतना है, किनारे का पर जो है दाब ज्ञात करनी है, कितनी जो है दाब रहेगी। सयानता क्या होती है, सयानता और घर्षण में क्या फर्क होता है। सयानता से आप क्या समझते हैं, एक सयान द्रव्य में गिरती गोली के लिए एक सीमांत वेग का व्यंजक प्राप्त करना है। किसी गुणधर्म के कारण द्रव्य का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो गुणधर्म बताना, कौन सा गुणधर्म होता है, वो सरफेस टेंशन वाला होता है, शायद ये श्यानता वही होती है हिंदी में, इंग्लिश में तो सरफेस टेंशन कहते हैं। द्रव्य और ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर द्रव्य के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस और द्रव्य के लिए खालिस्तान कहते हैं। डेफिनेशन है किसी की, तो उसको क्या कहा जाता है वो बताना है। किसी केस नली के जल में जल की उन्नयन के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। स्टोक का नियम ज्ञात करना है, बताना है। उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा दीजिए और मात्रक लिखिए। केशिकत्व के से आपका क्या तात्पर्य है, किसी केश नली में द्रव्य के उन्नयन का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, द्रव्य के तापीय गुण। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा समविभाजन का नियम बताइए। इस नियम को प्रयुक्त करते हुए दिखाइए कि आदर्श गैस के लिए
R बराबर 1 प्लस 2/F, जहाँ F जो है गैस के अणुओं की स्वातंत्र्य कोटियां है, तो ये जो हमको यहाँ पे दिखाना है इसको। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का गैस ताप के साथ क्या संबंध है? सांख्यिकी विधि द्वारा एक मोल आदर्श गैस को समतापीय फैलाव के दौरान किया गया कार्य का फॉर्मूला निकालना है, डिराइव करके दिखाना है फॉर्मूले को। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? किसी रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए दाब और आयतन में संबंध लिखिए, जहां R का क्या अर्थ है वो भी हमको बताना है खुद से। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं उनके बारे में बताइए। न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखिए और सिद्ध कीजिए। इसमें जो है लिखना है, मतलब ये छोटा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का फॉर्मूला लिखना है नियम का, और यहाँ पे निकाल के भी दिखाना है, सिद्ध करना है सारा कुछ, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। न्यूटन का शीतलन नियम। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? द्विपरमाणुक गैसों के लिए 2 विशिष्ट ऊष्माधारिताएं Cp और Cv का अनुपात निकालना है, जहां पर Cp जो है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है, Cv जो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है, यानी कि यहाँ पे दाब है और यहाँ पे आयतन है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता से मेयर का सूत्र Cp - Cv = R, इसका जो है निगमन करना है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या उपयुक्त आरेख की सहायता से कीजिए, मतलब डायग्राम वगैरह बना के दिखाना है साथ में। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किस ऊष्मागतिकी चर को परिभाषित करता है वो बताना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर करनी है। ऊष्मागतिकी के किस नियम द्वारा आंतरिक ऊर्जा को अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई? खालिस्तान जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां हिस्सा भाग होता है। क्या रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक नियत होता है वो बताना है। समतापी प्रक्रम के 2 उदाहरण देने हैं। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के 2 अंतर बताने हैं, 2 डिफरेंस। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके 4 अंतर के आसपास पढ़ के जाना अगर मिले तो आपको। समतापीय प्रक्रम में किए गए कार्य को समझाइए और कार्य का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। अगला चैप्टर देखते हैं अणुगति सिद्धांत। परम शून्य पर किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पना कीजिए। किसी द्विपरमाणुक गैस के एक अणु की स्वातंत्र्य कोटियों की संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है वो बतानी है। पास्कल का नियम बताइए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दोलन। सरल आवर्त गति का समीकरण y = 10 sin 100 πt है। दोलन के आयाम का मान बताना है, क्या रहेगा? सरल आवर्त गति में गतिज और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना है। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की दोलन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त करने हैं, क्या रहेंगे? सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए वेग समय वक्र खींचना है। सरल आवर्त गति करते समय कण के लिए त्वरण समय वक्र खींचना है। देखो यहाँ पे वेग समय है, डायग्राम बना के दिखाने बस आपको पेंसिल से। इनके डायग्राम रहते हैं 1 से 2 नंबर के, 1 नंबर का भी दे देते हैं, कभी 2 नंबर का भी दे देते हैं आपको। सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का सूत्र निकालिए और त्वरण समय का वक्र भी साथ में खींचना है, ये वाला ही वक्र खींचना है इसमें, और साथ में जो है सूत्र भी लिखना है आपको। जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगा हो, बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है, तो वस्तुओं के दोलनों को खालिस्तान दोलन कहा जाता है। तो कैसा दोलन कहते हैं वो बताना है। जब कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य आवर्त बल लगता है, बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है, तो ये सेम ही रिपीट हो गया क्या? हाँ लग रहा है मेरे को, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, ये मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है ये वाला। यहाँ से है ये स्टार्ट। सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हमको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक सरल लोलक के दोलन आयाम को उसके वर्तमान का आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल का मान कितना रहेगा वो भी बताना है। सरल लोलक क्या होता है ये बताओ पहले तो। एक सरल लोलक के द्रव्यमान का 0.25 किलोग्राम है। इसकी डोरी की प्रभावी लंबाई 1 मीटर है और इसका आवर्त काल 2 सेकंड है। गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल वगैरह ये क्वेश्चन है ना, इनको अगर अच्छे से करके जाओगे, इनमें से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें मैं नहीं कह सकता कि हाँ मिल ही जाएंगे पक्का, बट इस वाले सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अच्छे से करके जाने हैं ये क्वेश्चन। सेकंड लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। एक सरल लोलक पर गोलक
को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई l, लोलक की द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करते हुए दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न करिए, यानी लिखना है, बनाना है, डिराइव करना है। सरल लोलक के लिए एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्त काल के लिए प्रक्षेपण किया और छात्र द्वारा कुछ प्रक्षेपण ऐसे लिए गए, इतने इतने सेकंड हो गए। इन प्रक्षेपणों की सहायता से निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि परिकलित कीजिए। अगला प्रश्न है, आधार क्षेत्रफल a और ऊंचाई h के एक कोर्क का बेलनाकार टुकड़ा है ρ1 घनत्व के किसी द्रव्य में तैर रहा है। कोर्क को थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यह दर्शाइए कि कोर्क ऊपर नीचे सरल आवर्त दोलन करता है जिसका आवर्त काल ये दे रखा है t = 2π h ρ/ρ1 g। तो ये जो है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ रो जो है कोर का घनत्व है, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे बताना है, आंसर कैलकुलेट करना है। तनी डोरी में गुणावृत्ति बनाने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। यह भी दर्शाइए कि तनित डोरी में गुणावृत्तियाँ 1:2:3:4 के अनुपात में होती हैं। सरल आवर्त गति का समीकरण y = 5 sin 100πt से दोलन आयाम और आवृत्ति के मान बताइए। यहाँ विस्थापन मीटर में और समय सेकंड में व्यक्त करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये न्यूमेरिकल है। ये भी किसी लोलक के गोलक A को, यानी ये वाला जो है, इसको जो है ऊर्ध्वाधर में 30 डिग्री के कोण पर टांगा हुआ, ये कोण है यहाँ पे कोण बनाता है। छोड़े जाने पर मेज पर विरामावस्था में पड़ा है गोलक B, ये पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, टकराता है जैसा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। याद कीजिए कि संगठक के बाद पश्चात जब इससे टकरा जाएगा उसके बाद गोलक A कितना ऊंचा उठता है, यानी कि वापस कितना ऊपर जाएगा वो बताना है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संगठक प्रत्यास्थ है। इस कंडीशन में ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट नहीं यूज करोगे तो गड़बड़ कर दोगे आंसर में। तो संगठक प्रत्यास्थ है, उसके इसके अनुसार आपको बताना है। लास्ट चैप्टर देखते हैं, तरंगे। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम लिखिए। अपरगामी तरंगे और विस्पंद को समझाइए। किसी तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। अपरगामी तरंग से क्या मतलब है? एक खुली ऑर्गन पाइप के लिए सिद्ध कीजिए कि उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की सारणियां उत्पन्न होती हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड उत्पन्न विषमों की संख्या दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। दो ध्वनि स्रोत के एक साथ बजने पर 0.20 सेकंड से में दो विस्पंद उत्पन्न होते हैं। विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात करनी है, फॉर्मूला याद करके जाने हैं इनके आपको, आवृत्ति विस्पंद वगैरह का। खासतौर पे आवृत्ति वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना, वो काम का फॉर्मूला रहता है आपका इस चैप्टर से। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह भी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, और जिनसे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो मैंने तो ये देखा न्यूमेरिकल और जो है ना न्यूमेरिकल वगैरह जो आते हैं टेक्सचुअल में से, या बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इंटरनल जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर टाइम, तो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो उनको थोड़ा अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल्स वगैरह को, अगर टाइम मिलता है आपको। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इनको भी थोड़ा ठीक से कर लेना, मतलब पढ़ लेना अच्छे से। इनके सिमिलर कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन तो होते हैं यार अजीब अजीब से आ ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो हर बार के सीन है ये इनका कि एक आध क्वेश्चन तो ऐसा लाएंगे आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो वो तो चलता रहता है। बाकी आपको ज़्यादातर जो पेपर है वो मिल जाएगा। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कोई अपडेट आए तो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।